हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं सभी के। आज हम लोग एक और पार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखिए यार, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था तो मैंने यार आप लोगों को ये बोला था कि इस चैप्टर को आप लोग ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस चैप्टर को आप लोग ब्रॉडली 3 पार्ट्स में आराम से डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से थे वो, है ना। सबसे पहला था जो हम लोगों ने ऐसे करके पार्ट्स पढ़े भी हैं। सबसे पहला कौन सा था आपका, गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले कौन से थे, गैल्वेनिक सेल, करेक्ट। ये हम लोगों ने डिटेल में अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या था, नेक्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस भी हम लोगों ने डिटेल में अच्छे से कवर कर लिया है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, उसके बाद जो फैराडे के लॉस से इलेक्ट्रोलिसिस के, वो भी हमने कवर कर लिए। तो ये 2 पार्ट हमारे हो गए। अब यार एक लास्ट पार्ट बचा है कंडक्टेंस। एक लास्ट पार्ट बचा है कंडक्टेंस, वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं, कंडक्टेंस, ठीक है। आसान सा ही टॉपिक है, कुछ कुछ यार थ्योरेटिकल चीजें हैं और अगेन कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो दोनों ही हम लोग एस्पेक्ट कवर करते हुए चलेंगे। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्यूशन है उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है और उसकी कंडक्टेंस बात कर रहे हैं कि यार वो कितने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसकी बात करनी है हम लोगों को इस पूरे के पूरे वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार ये समझो कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो उस सॉल्यूशन में बेसिकली कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो पहले ये तो जान ले यार कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, सब्सटेंस विच ब्रेक इनटू आयंस। सब्सटेंस विच ब्रेक इनटू आयंस आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सब्सटेंस जो आयंस में टूट जाते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में यार आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है। मैं वापस आप लोगों को चीजें रिवाइज करवाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, ऐसे सब्सटेंसेस जो आयंस में टूटते हैं। अब आपके 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सबसे पहले कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो दे आर 100% आयनाइज्ड। ये ऐसे स्पीशीज हैं जो 100% टूट जाते हैं, 100% टूट जाते हैं और कोई भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो एग्जाम्पल्स रहते हैं वो रहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल कौन कौन से रहते हैं, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, आपका H2SO4 हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं एंड दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, 100% आयनाइज्ड होते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं, 100% आयनाइज्ड रहते हैं। NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है। थर्ड जो एग्जाम्पल रहता है वो रहता है सॉल्ट्स। अब हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करी है कि सॉल्ट 4 कॉम्बिनेशन से आप बना सकते हो। सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और वीक बेस ले लो। तो ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए। वीक एसिड ले लो, उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, या फिर वीक एसिड ले लो, उसके साथ वीक बेस ले लो। तो सॉल्ट आपके 4 कॉम्बिनेशन से बन सकता है। कोई सा भी सॉल्ट हो, किसी भी कॉम्बिनेशन से बना हुआ हो, इट एक्ट्स एज व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है, करेक्ट। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे CH3COONA, है ना, या फिर NaCl। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं सॉल्ट्स के। सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। और ऑल सॉल्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सही है। तो ये किसकी बात कर ली हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। दूसरे तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं पार्शली आयनाइज्ड। पार्शली आयनाइज्ड, जो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो बहुत कम होता है, 2%, 3%, 5%, बस इतना ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका रहता है। इनके क्या एग्जाम्पल्स रहते हैं, इनके क्या एग्जाम्पल्स रहते हैं, वीक एसिड्स। वीक एसिड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो पार्शियली डिसोसिएट करते हैं। अब वीक एसिड्स कौन से होते हैं, जो भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो जनरली वीक एसिड्स रहते हैं। जैसे आपका एसिटिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड है। ऐसे ही HF होता है, ये भी एक आपका वीक एसिड होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में कर रखी हैं। और कौन सा एग्जाम्पल रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, वीक बेसिस। वीक बेसिस आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल होता है
NH4OH, NH4OH, करेक्ट। तो ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। हम लोगों को इनके जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, इन इलेक्ट्रोलाइट्स के जब सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें यार इलेक्ट्रिसिटी कितने अच्छे से कंडक्ट हो पाएगी, कितने क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कंडक्टिविटी, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यार, दो तरीके के कंडक्टर्स होते हैं। अब तक यार आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में जाना होगा, है ना, लेकिन दूसरे टाइप के कंडक्टर्स भी कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। देखो यार, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करनी है उस सॉल्यूशन के अंदर या फिर उस कंडक्टर के अंदर, तो यार कुछ ना कुछ चार्ज्ड स्पीशी मूव करना चाहिए। जैसे ही चार्ज्ड स्पीशीज मूव करेंगे, आपकी करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी चलने लग जाएगी उस पर्टिकुलर कंडक्टर में, ऐसे ही होता है, करेक्ट। तो देखो पहला पॉइंट देखो, कंडक्शन इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन क्यों है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज स्पीशी है, चार्ज स्पीशी ट्रैवल करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी। तो जो कंडक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किसमें, मेटालिक कंडक्टर्स में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कौन होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो आयंस में टूट चुके होंगे। अब जब वो आयंस मूव करना स्टार्ट करेंगे, आयंस जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहां से जाएगी, ठीक है। तो जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से है, आयंस की वजह से। आयंस भी तो यार चार्ज स्पीशीज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो अगेन वो भी मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी। तो इसमें कंडक्टेंस किसकी वजह से है, आयंस की वजह से, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है मेटालिक कंडक्टर्स में। क्यों, बिकॉज ये जो उल्टा देयरफॉर का रहता है इसको बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है तो ऑब्वियसली जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स अगर होते हैं आपके, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। क्यों, बिकॉज देखो आयंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या है, आयंस है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस के पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, आयंस के पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो वो ज्यादा मूव करने लगेंगे, तो वो ज्यादा भाग रहे हैं, देख रहे हो, उनके पास ज्यादा एनर्जी आ गई तो वो ज्यादा मूव कर रहे हैं, ज्यादा भाग रहे हैं, और ज्यादा अगर वो चलेंगे तो आपका ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी और ज्यादा आपका कंडक्टेंस रहेगा, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज आयंस मूव फास्टर, आयंस बहुत तेज चलने लग जाते हैं जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। मेटालिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक ये कॉमन पॉइंट है कि यार दोनों ही कंडक्टर्स हो, वहां पे ओम्स लॉ क्या रहता है, वैलिड रहता है, दोनों में ही वैलिड रहता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR रहता है ना। तो ये चीज ओम्स लॉ दोनों में ही वैलिड है, कोई से भी टाइप के कंडक्टर्स हो, मेटालिक हो या इलेक्ट्रोलाइटिक हो, ओम्स लॉ वैलिड है, ठीक है। चलो अब देखो यार, किन किन फैक्टर्स पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यार जो कंडक्टेंस होता है, जो कंडक्टेंस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कंडक्टेंस। क्यों, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा ज्यादा रहेगा तो सीधी सीधी बात है कि आयंस, मतलब अल्फा ज्यादा हो रहा है तो वो डिसोसिएट ज्यादा हो रहा है, डिसोसिएट ज्यादा हो रहा है तो वो मतलब वो टूट ज्यादा रहा है, टूट ज्यादा रहा है तो आयंस ज्यादा बन रहे हैं, आयंस ज्यादा बन रहे हैं तो वो ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेंगे तो आपका कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा उतने ही ज्यादा आपकी कंडक्टेंस रहेगी, करेक्ट। सेकंड इज साइज। तो कंडक्टेंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, कंडक्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है साइज के साथ, है ना। यार ये भी यार देखो सीधी सीधी बात है समझने वाली कि जैसे ही आपका साइज बढ़ जाएगा, अगर किसी आयन का साइज बढ़ गया तो उसको मुश्किल होगी चलने में,
उसकी स्पीड या फिर उसकी जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो साइज बढ़ने से अगर उसकी स्पीड कम हो रही है, उसकी मोबिलिटी कम हो रही है, तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। यार कंडक्टेंस का सीधा सीधा आप लोग रिलेशन इससे देखो कि जितने ज्यादा आयंस मूव करेंगे उतने ज्यादा कंडक्टेंस आएगी। तो साइज बढ़ने पे तो डिफिकल्टी होगी मूव करने में, डिफिकल्टी होगी मूव करने में, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो साइज और कंडक्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ हमने अभी देखा ही था कि जो कंडक्टेंस रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है टेम्परेचर के साथ। क्यों? अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनको जो आयंस है उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो वो ज़्यादा मूव करना चाहेंगे, और ज़्यादा मूव करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो कंडक्टेंस जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा, आयंस के पास ज़्यादा एनर्जी आएगी, ज़्यादा मूव करेंगे, वो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। क्लियर? अब बात करो विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी की बात करें तो यार जो कंडक्टेंस रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है विस्कोसिटी के, है ना। विस्कोसिटी को आप लोग कैसे समझा करो, जैसे गाढ़ापन, है ना। किसी लिक्विड का अगर हमको गाढ़ापन बताना है कि यार वो कितना थिक है, तो हम क्या बताते हैं, विस्कोसिटी बताते हैं ना। वैसे तो आप लोग इसे फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो। तो अगर कोई लिक्विड बहुत ज्यादा गाढ़ा रहेगा, बहुत ज्यादा विस्कस रहेगा, तो यार उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट में बहुत दिक्कत दे रहे हैं। मतलब गाढ़ेपन का मतलब ही क्या है, जो दो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट में बहुत दिक्कत दे रहे हैं। तो अगर मूवमेंट में वो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, मतलब मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो कंडक्टेंस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कंडक्टेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अच्छा, लास्ट देखो, लास्ट है कॉन्सेंट्रेशन। लास्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब देखिए ये यहां पे ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। सपोज करो यार ये एक का कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है। मैंने यार इसमें सपोज करो 1 मोलर AB कोई सॉल्ट डाल दिया। AB कोई सॉल्ट है, मैंने उसका 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे दिया। तो इसके अंदर कौन होगा, इसके अंदर कौन होंगे, A प्लस होएगा और B माइनस होएगा। करेक्ट, 1 मोलर आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन रखी है। अब क्या करा आपने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी। क्या करी, कॉन्सेंट्रेशन आपने अंदर इंक्रीज करी। सपोज करो 2 मोलर AB सॉल्ट डाल दिया, आप 2 मोलर AB सॉल्ट डाल दिया। तो यार अब क्या यहाँ पे A प्लस और B माइनस था, इसकी जो क्वांटिटी है ये इंक्रीज हो गई होगी। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो यार अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई तो सेम लिमिटेड स्पेस में, ध्यान से सुनना यार, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सेम लिमिटेड स्पेस में अब आपके पास ज्यादा A प्लस और B माइनस है, तो उनके बीच में क्या रहेंगे, टकराव रहेंगे। जैसे A जैसे ट्रैवल करना चाहेगा तो दूसरा A आके उससे भिड़ जाएगा, तो उसकी स्पीड को हिंडर कर देगा। ऐसे B जाना होगा तो फिर B आपका भिड़ जाएगा। अब अगेन A और B में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपका अगर जैसे A निकल रहा है और ये कोई B है तो B इसको अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो आपने सेम स्पेस में, सेम कंटेनर में आपने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिए, पार्टिकल्स आपने जरूर इंक्रीज करें, A और B की गिनती, अमाउंट जरूर इंक्रीज कराए, लेकिन यहां पे यार बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव फोर्सेस भी इंक्रीज कर गए हैं। और वो इंटरैक्टिव फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को चलने में मुश्किल करेगा, और चलने में मुश्किल करेगा तो उनकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो जो कंडक्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है कॉन्सेंट्रेशन के। आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस कम हो जाती है, है ना, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं तो आपके जो आयंस है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तो कंडक्टेंस कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंडक्टेंस कम हो जाती है। ऑलराइट, चलो और देखो और क्या है। अब बात करते हैं हम लोग यार, कुछ यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशंस आने वाली हैं, और उन डेफिनेशंस के ऊपर आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो एक एक करके यार हमको वो डेफिनेशन पढ़नी है, और फिर हमको उन पे क्वेश्चन भी देखना है कि यार कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आ रहा है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, अगेन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का ही देख रहे हैं हम लोग। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता था, मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता था, रो L अपॉन A होता था। यहां पे भी रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, रो L अपॉन A ही फॉर्मूला है। रो क्या है, रो इज स्पेसिफिक
स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। एल क्या है? एल इज योर लेंथ। और ए क्या है? ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो यार ये होता क्या है, मैं आप लोगों को पिक्चर से डिनोट करूं। हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, उनकी कंडक्टेंस, उनकी रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो देखो यार आपके पास ये कुछ ना कुछ क्या रहेंगी? इलेक्ट्रोड्स रहेंगी। ये कुछ ना कुछ क्या रहेंगी? इलेक्ट्रोड्स रहेंगी। ऑलराइट, तो देखो आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी हो गई रो। एल क्या रहता है? इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम बोलते हैं एल। और ये इन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ए, उसको हम बोलते हैं ए। ठीक है, तो ये आपका है रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए। इसका यूनिट क्या रहता है? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है? ओम, है ना। ये यूनिट तो सेम चलेगा, यूनिट तो सेम चलेगा। ऐसा यूनिट क्या रहता है? ओम रहता है। करेक्ट। तो ये हो गई आपकी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? कंडक्टेंस। दूसरी डेफिनेशन होती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से करते हैं। ऑब्वियसली जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस रेसिप्रोकल रहते हैं, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल रहते हैं। तो अगर जी की मैं लिखना चाहूं कि क्या रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो आर क्या है? रो एल अपॉन ए है, तो इसको यार उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो ए अपॉन एल। करेक्ट, ये आ जाएगा। अब ये जो 1 अपॉन रो होता है, देखो रो क्या था? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन रो क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, इसको आप के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जी क्या है? जी इज योर कंडक्टेंस। जी क्या है? कंडक्टेंस है। करेक्ट। अब यार इसको अगर आप लोग लिखो तो ये क्या आ जाएगा? जी इक्वल्स टू 1 अपॉन रो को क्या लिख दो? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? के से, तो के ए अपॉन एल, के इंटू ए अपॉन एल। सही है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो इसको यार थोड़ा सा अरेंज करें हम लोग, तो के इक्वल्स टू जी इंटू एल अपॉन ए बी से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो एल अपॉन ए रहता है, एल अपॉन ए रहता है, ये एक सेल का कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। देखो यार सेल में आप लोग इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हो, सेल में आप लोग इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हो, तो यार उस इलेक्ट्रोड्स का कुछ ना कुछ फिक्स्ड लेंथ रहेगी, कुछ ना कुछ फिक्स्ड एरिया रहेगा। तो जो रेशियो रहता है लेंथ अपॉन एरिया का, लेंथ अपॉन एरिया का, ये एक कांस्टेंट है फॉर अ गिवन सेल। एक सेल के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो एल अपॉन ए को मैं क्या बोल रहा हूं? सेल का कांस्टेंट। एल अपॉन ए को मैं क्या बोल रहा हूं? सेल का कांस्टेंट। तो सीधा सीधा हमारा एक फॉर्मूला क्या आ रहा है? के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल्स टू जी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, इनटू सेल कांस्टेंट। करेक्ट, ये एक हमारा फॉर्मूला आ गया। डायरेक्ट एप्लीकेशन रहती है इन फॉर्मूलेज की, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, चलो इसका यूनिट क्या रहेगा? इसका यूनिट क्या रहेगा? कंडक्टेंस का यूनिट क्या रहेगा? 1 अपॉन आर है, आर का क्या था? ओम, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। या फिर इसको और क्या लिखते हैं? एम एच ओ भी लिखते हैं, मतलब ओम का रिवर्स लिखना, एम एच ओ। या फिर जो हम मोस्ट प्रोबेबली काम में लेते हैं सबसे ज्यादा, वो होता है सीमेंस या फिर एस। तो कहीं पे भी एस लिखा हुआ है तो वो किसका यूनिट है? कंडक्टेंस का यूनिट है, और उसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? सीमेंस की तरह, सीमेंस। ऑलराइट, इस डब्बे को याद रखना है यार। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज व्हाट? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, है ना। अभी क्वेश्चन भी आएगा, उस पर भी क्वेश्चन की भी बात करेंगे हम लोग। चलो, ये दो डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ये होता है आपका लैम्डा एम। लैम्डा एम से आप इसे डिनोट करते हो। ये क्या होता है? ये क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, या फिर 1 मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई? मोलर कंडक्टिविटी होगी। नाम से ही पता चल रहा है कि यार कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ये हम क्या बोल रहे हैं? लैम्डा एम, है ना। अब यार लैम्डा एम निकालने का, मोलर कंडक्टिविटी निकालने का सीधा फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है? के इंटू 1000 अपॉन
मोलारिटी, K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, ये रहता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। इसके डेरिवेशन पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम लोगों को इसकी एप्लीकेशन देखनी है, इसके हम लोग एप्लीकेशन जरूर देखेंगे। M क्या है? M इज योर मोलारिटी, M क्या है? मोलारिटी। और K क्या है? K है वही जो भी अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये लैम्डा एम तो है ही आपका मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, करेक्ट। अब इसका यूनिट क्या रहता है? इसका यूनिट क्या रहता है? इसका यूनिट रहता है सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर अगर आप मीटर स्क्वायर की जगह जो एरिया है उसको आप चाहो तो सेंटीमीटर में ले सकते हो, तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका रहता है यूनिट, ये इसका रहता है यूनिट, ठीक है। ये क्या पढ़ ली हमने? मोलर कंडक्टिविटी देख ली, मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऐसे ही होती है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये क्या रहता है? लैम्डा ई, ये क्या रहता है? लैम्डा ई। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या आती? कंडक्टिविटी ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन, है ना। और आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट्स में बात करेंगे तो दिस इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लो आप, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लो सॉल्यूशन का, उसकी जो कंडक्टिविटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। अब सीधा सीधा इसका भी फॉर्मूला है लैम्डा ई का, है ना, K इंटू 1000, जब जब इक्विवेलेंट आता है तो क्या आता है? नॉर्मैलिटी, क्या आएगी? नॉर्मैलिटी। देखो यार पिछले केस में क्या था? मोलैरिटी थी, डिनोमिनेटर में M था, है ना। इस केस में क्या है? नॉर्मैलिटी है, दिस इज व्हाट? दिस इज नॉर्मैलिटी। यार अब तक आप लोगों को K तो यार स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, अब तक आप लोगों को जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़े हैं, बहुत डिटेल में पढ़े हैं, उसकी यार इंपॉर्टेंस अब तक यार आप लोगों को पता चल जानी चाहिए। आप देख रहे हो सॉल्यूशंस में भी आई, और सॉल्यूशंस में तो दबा के आई, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यार काम आ रहा है उसका। तो कुछ कुछ यार ऐसे टॉपिक्स रहते हैं केमिस्ट्री में जो यार आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, वो एक तरीके से बेसिक्स हैं आपके केमिस्ट्री के लिए। तो आप लोगों को वो बेसिक्स तो अच्छे करने ही करने हैं। तो अगर जिसने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को ढीले में छोड़ रखा है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा उस बच्चे को कि उसको ढीले में नहीं छोड़ना है, उस पर काम करते रहना है, उस पर काम करते रहना है, ठीक है। बीच बीच में उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस हमको रिवाइज भी करते रहने चाहिए। यूनिट क्या रहेगी आपके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की? देखो इसमें क्या था? सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। तो क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सीमेन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, या फिर मीटर स्क्वायर की जगह क्या आ सकता है? सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ सकता है, तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये रहेगी इनकी यूनिट, ये रहेगी इसकी यूनिट। तो देखो यार आपने कंडक्टिविटी में 2 कंडक्टिविटी पढ़ ली है, कौन कौन सी? मोलर कंडक्टिविटी पढ़ ली है, एज वेल एज योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ ली है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन रहेगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशन रहना चाहिए। क्या रिलेशन है? देखो इस नॉर्मैलिटी को हम लोगों ने एक रिलेशन देखा है कि नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अब बोलोगे भैया ये एन फैक्टर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने एन फैक्टर का काफ़ी इस्तेमाल करा है। तो बिल्कुल किया है यार, तो एन फैक्टर हमने डिटेल में भी तो पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है, एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा है ना। तो इस नॉर्मैलिटी को आप क्या लिख सकते हो? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर लिख दूं तो देखो लैम्डा ई इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अब जरा बताओ ये क्या लिख दिया है मैंने, जिसको मैं गोले में मार्क कर रहा हूँ, K इंटू 1000 अपॉन M, ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, है ना। ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। तो आपका एक और जो रिलेशन आ रहा है इन दोनों में, क्या आ रहा है? देखिए एक सेकंड रुकिए, यस देखिए क्या रिलेशन आ रहा है? लैम्डा ई इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर, या फिर लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा ई इंटू एन फैक्टर। ये आपका
आ गया रिलेशन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। काम में आएगा, बहुत काम आएगा। एंड तक, इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड तक ये वाला रिलेशन काम आने वाला है, तो इस रिलेशन को हम लोगों को ध्यान ही रखना है, ठीक है। हालांकि डेराइव भी मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है, डेराइव भी करके दिखा दिया है, ठीक है। चलो अब यार इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये बेसिकली ये 4 ही हैं, है ना, ये जो आपके बेसिक डेफिनेशंस हैं, कुछ जो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, ये आपकी 4 डेफिनेशंस हैं। इनके कुछ कुछ यार फॉर्मूलेज आए हैं, कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब इन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं यार। हाँ जी, चलो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। आराम से वीडियो पॉज करिए, है ना, करो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज इतना एंड रेजिस्टेंस इज 55 ओम, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। ओए होए होए, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? K। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, करिए। रेजिस्टेंस R की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 55 ओम, है ना, तो K की वैल्यू कितनी है? 0.212 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 55 ओम, करेक्ट। सेल कांस्टेंट पूछ रहा है। अभी हमने देखो रिलेशन सीखा था, किधर गया रिलेशन, देखिए ये रहा रिलेशन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये वाला रिलेशन से हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट तो हमसे पूछा ही है, सेल कांस्टेंट तो हमसे पूछा है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है 0.212। कंडक्टेंस हमें नहीं पता, तो क्या हो गया? रेजिस्टेंस तो पता है, तो कंडक्टेंस क्या रहेगा? 1/55 ओम इनवर्स, करेक्ट। तो आपका कंडक्टेंस क्या हो गया? 1/55, और सेल कांस्टेंट तो पूछा है, तो सीधी सीधी बात है, सेल कांस्टेंट कैसे आ गया? सेल कांस्टेंट कैसे आ गया? 0.212 इंटू 55। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा आपके पास सेल कांस्टेंट आ जाएगा, सेल कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो अगर कोई यूनिट पूछता है यार सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या रहेगी, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? देखो इतना हम लोगों को आइडिया रहना चाहिए, L/A, यही तो रहता है सेल कांस्टेंट। तो अगर यूनिट की बात करें, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में बातें हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली आपके जो मीटर का डिस्टेंस का यूनिट रहेगा वो सेंटीमीटर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेल की बात कर रहे हैं यार, सेल कोई आपके 1-1 मीटर लंबे थोड़ी ना होते हैं, तो सेल तो छोटे छोटे रहते हैं, तो उसमें हम लोग डिस्टेंस किस में मेजर कर रहे हैं? सेंटीमीटर्स में रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे सेल कांस्टेंट का यूनिट पूछे तो लेंथ का यूनिट ऊपर सेंटीमीटर और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इधर? सेंटीमीटर इनवर्स आपका सेल कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ऑल राइट, चलो एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन करो भैया, आराम से करिए, हम जल ग्रहण करते हैं, आराम से करो, वीडियो पॉज करो। क्या बोल रहा है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन वुड बी इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी K की वैल्यू दे रखी है 26 × 10⁻⁻² सीमेन पर सेंटीमीटर, और आपको मोलैरिटी दे रखी है 1, मोलैरिटी दे रखी है 1। तो देखो आपको लैम्डा ई पूछ रहा है, लैम्डा ई पूछ रहा है, तो क्या था फॉर्मूला? K × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी था, नॉर्मेलिटी था, है ना। तो अगर हमें मोलैरिटी दे रखी है तो क्या हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। मोलैरिटी कितनी है? 1। H2SO4 का n फैक्टर कितना रहता है? एसिड का n फैक्टर रहता है, जितने वो H+ देगा, तो कितने H+ दे सकता है वो? 2, तो n फैक्टर कितना हो गया? 2। नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 2 आ गई, करेक्ट। तो आपका कितना रहेगा? K की वैल्यू है 26 × 10⁻⁻² इंटू 1000/2। तो इसको सॉल्विंग देखो आसान है, ये क्या रहेगा आपका? 13 रहेगा, और ये 2 से ये 3 2 0 गए यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है? 130 आ रहा है, 130 आ रहा है। यूनिट देख लेंगे हम लोग यार, यूनिट देख लेंगे क्या रहता है? सीमेन, देखो सेंटीमीटर में है, देखो सेंटीमीटर में यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। मीटर होता तो मीटर स्क्वायर करता, हालांकि जनरली हम लोग यूनिट डिस्टेंस का क्या रहेगा? सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो 130 इज योर आंसर, 130 इज योर आंसर।
ऑलराइट, यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों की। चलो और देखो, अब हमको देखना है कि यार वेरिएशन क्या रहता है कंडक्टिविटी का विद डाइल्यूशन। आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन का पहली बात तो आप मतलब समझो, जब आप डाइल्यूट करते हो चीजों को, डाइल्यूशन का मतलब होता है सीधा सीधा कि कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम करना। आप क्या करते हो, जैसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, हम लोग केमिस्ट्री लैब्स में भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, मतलब उसकी यार कॉन्सेंट्रेशन कम है। और कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे करी जाती है, वॉल्यूम बढ़ा के। आप बेसिकली उसमें क्या करते हो, सॉल्यूशन में पानी डाल देते हो। जैसे ही सॉल्यूशन में पानी डालते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। अब हमको क्या पढ़ना है कि यार जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है उसका क्या वेरिएशन है विद डाइल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट कर रहे हो तो कंडक्टिविटी कैसे वेरी कर रही है। कंडक्टिविटी बोले तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं के की। किसकी बात कर रहे हैं, के की, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, है ना। तो वो डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरी करते हैं। तो देखो, पहली बात ये समझो कि जो कंडक्टिविटी है, जो के है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ आयंस हैं उस पे डिपेंड करती है कंडक्टिविटी की। तो जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हो, आप डाइल्यूशन करते हो तो वॉल्यूम क्या कर देते हो, वॉल्यूम आप इंक्रीज करते हो। डाइल्यूशन का मतलब ही क्या होता है यार, पानी डालना। बाहर से आप क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो। तो जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हो तो आप वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हो। वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हो तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। आपने वॉल्यूम एकदम सडनली इंक्रीज कर दी, नंबर ऑफ आयंस तो यार उतने ही सेम है। सॉल्यूट पे तो कोई भी चेंज नहीं लेके आते हो आप, डाइल्यूशन में सॉल्यूट में कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप बाहर से एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हो, है ना। तो सॉल्यूट के साथ तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो जैसे ही आपने डाइल्यूशन करा, वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ने से आपके जो नंबर ऑफ आयंस थे, नंबर ऑफ आयंस थे पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या कर जाते हैं, सडनली डिक्रीज कर जाते हैं। ये क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाते हैं। और कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, इसी पे ही डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो देयरफॉर कंडक्टिविटी भी क्या करती है, कंडक्टिविटी भी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। रीजन आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहां से जो सवाल आएंगे वो इन रीजंस के ऊपर ही आएंगे, तो आप लोगों को ये रीजन समझने पड़ेंगे। देखो, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है कि कितने आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यार ज्यादा आयंस होंगे तो ज्यादा वो मूव करेंगे तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमें देखना है कंडक्टिविटी के लिए। तो जैसे ही आपने डाइल्यूशन करा तो वॉल्यूम क्या कर दी, इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ आयंस तो उतना ही है, से पहले 100 थे तो अभी भी क्या है 100, लेकिन वॉल्यूम पहले 1 लीटर थी तो अब है 10 लीटर। तो जो नंबर ऑफ आयंस थे पर यूनिट वॉल्यूम वो तो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गए। तो अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई। ऑलराइट, तो ये हो गया एक आपका कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ वेरिएशन। और किसका है, नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। पहले हम किसकी बात कर रहे थे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। अब किसकी बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी की विद डाइल्यूशन। वो डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरी कर रही है, कैसे वेरी कर रही है ना। तो देखो, आपके मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला था, K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, ये था फॉर्मूला, है ना। अब आप देखो डाइल्यूशन कर रहे हो, बहुत ध्यान से देखना है, डाइल्यूशन कर रहे हो। अभी अभी हम लोगों ने ये सीखा कि डाइल्यूशन जब करते हैं तो K की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑन डाइल्यूशन K डिक्रीजेस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो देखो, अब आपने डाइल्यूशन करा तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो क्या करी है, डिक्रीज करी है। ये क्या करी है, डिक्रीज करी है। तो इसकी वजह से जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, न्यूमरेटर में है ना। तो अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है तो मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर रही है इस फैक्टर के लिए। लेकिन यहां पे एक और फैक्टर है, ये जो मोलारिटी है, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना यार, कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो डाइल्यूशन के साथ आप डाइल्यूशन में क्या करते हो, कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हो। तो ये मोलारिटी ये भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये कम हो रही है तो मोलर कंडक्टिविटी इस वजह से क्या हो रही है, बढ़ रही है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कम हो रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं।
आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कम हो रही है और आपकी मोलारिटी वो भी कम हो रही है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो रही है तो उससे मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, मोलारिटी कम हो रही है तो इससे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अब यार कौन डोमिनेट करेगा, इन दोनों में से कौन डोमिनेट करेगा, है ना। तो इन दोनों में से डोमिनेट करता है मोलारिटी वाला, ये दिस फैक्टर इज डोमिनेटिंग, ये फैक्टर रहता है डोमिनेटिंग। दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, लेकिन जो आपका मोलारिटी है वो जब डिक्रीज कर रही है तो ये डोमिनेट कर रही है, ये डोमिनेट कर रही है तो जो लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी है ये इंक्रीज करेगी, ये इंक्रीज करेगी। तो ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, दो फैक्टर्स काम कर रहे थे यार, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलारिटी। डोमिनेट कौन कर रहा है, मोलारिटी। अब अगर मोलारिटी कम हो रही है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो लैम्डा एम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। अब देखो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े थे। मतलब पहले तो ये देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी पढ़ी थी, स्ट्रॉन्ग और वीक, करेक्ट। तो अब हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन कर रहे हो आप, इतना हमें पता चल गया कि यार ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैसे इंक्रीज करेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैसे इंक्रीज करेगी, इसको हमको बहुत ध्यान से देखना है, इसको हमको बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। तो देखो यार, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ ऐसा कुछ ग्राफ आता है कॉन्सेंट्रेशन का। देखो ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस पे रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पे मैंने ले लिया है मोलर कंडक्टिविटी। तो ऐसा करके कुछ ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके कुछ ग्राफ आती है ना। देखो बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इस एक्स एक्सिस में राइट साइड जाता हूं, मतलब मैं इधर जा रहा हूं, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो डाइल्यूशन क्या कर रहा होगा, डाइल्यूशन डिक्रीज कर रहा होगा, डाइल्यूशन डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। और अगर मैं लेफ्ट तरफ जा रहा हूं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो डाइल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डाइल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखो ध्यान से, जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड जाए जा रहा हूं, तो डाइल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो ये जो आपका कर्व है ये देखो ऐसे ऊपर चढ़े जा रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रही है, बढ़ रही है ना। तो ये तो हमने पहले ही बात कर ली कि डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ऑलराइट। एंड इस ग्राफ को जब आप बहुत, जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन कम करता गया, मतलब सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट करता गया, ऑलमोस्ट जब जीरो पे चले जाऊंगा तो ये ग्राफ आपका इधर टच करेगा, इस वाई एक्सिस को यहां पे टच करेगा। इसको क्या बोला जाता है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, ऊपर जीरो का लिखने का मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, लैम्डा एम जीरो या फिर लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब यार आपने बहुत ज्यादा चीजें डाइल्यूट कर दी है, मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो कर दी है, तो उस पर हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इसे और क्या बोला जाता है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी। इसे और क्या बोला जाता है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो लैम्डा एम जीरो लिख सकते हैं या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी। ये कब रहेगा, जब बहुत ज्यादा आप डाइल्यूशन कर दोगे, अब देखो यार, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है, हमें ये इतना पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में मतलब कोई से भी स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में कैसे होती है इंक्रीज, देखो ये सपोज करो आपका ये कंटेनर था, इसमें आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ए बी है, ए बी क्या है आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पे क्या रहेगा, ए प्लस रहेगा और बी माइनस रहेगा। अब आपने क्या करा, डाइल्यूशन करा तो मतलब वॉल्यूम क्या करी होगी, बढ़ाई होगी,
डाइल्यूशन का सीधा सीधा मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ाई है। तो अब जब वॉल्यूम आपने बढ़ा दी है ना, वॉल्यूम आपने बढ़ा दी, देखो ये मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी। अगेन इसके अंदर मैंने क्या लिया है, ए बी लिया है। ए बी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब यार इस इधर ये रहा ए प्लस, ये रहा इधर बी माइनस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इधर ए प्लस में और बी माइनस में अब डिस्टेंस क्या है, बहुत बढ़ चुका है। डाइल्यूशन कर दिया ना यार, डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत बढ़ गया, दूर दूर चले गए। दूर दूर चले गए तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया होगा तो अब वो आसानी से मूव करेंगे, बढ़िया तरीके से मूव करेंगे। तो कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जो इंक्रीज हो रही है मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, वो क्यों हो रही है, देखो यहां पे लिख सकते हैं इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी, इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is due to increase in distance between them, between ions। आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ चुका है, डिस्टेंस बढ़ चुका है तो अब वो लोग बेहतर तरीके से ट्रैवल करेंगे, बेहतर तरीके से ट्रैवल करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी इंक्रीज हो जाएगी। करेक्ट है, ये रीजन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बिल्कुल बात करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बिल्कुल बात करेंगे यार। इस पॉइंट को जहां पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन है या फिर कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, तो यहां पे मैं लैम्डा एम को क्या बोल रहा हूं, लैम्डा एम जीरो या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो जो आपकी लैम्डा एम जीरो है या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम उन्हें निकाल सकते हैं, हम उन्हें निकाल सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम नहीं निकाल सकते, वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे देखो ना ग्राफ जब मैंने एक्सटेंड करा तो जिधर वाई एक्सिस को काट रहा है मैं वो बोल दूंगा कि वो वाला पॉइंट क्या है, लैम्डा एम इन्फिनिटी है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में लैम्डा एम इन्फिनिटी है ना, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेट हम कर सकते हैं, कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये पूरी अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने बात कर ली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, अब जरा देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या रहता है, उसका ग्राफ कैसा रहता है। यहां पे अगर जैसे ये देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो यार कई बार इसे ऐसा भी लिखा जाता है लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट या फिर इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, कई बार आप लोगों को ये मिलेगा, हालांकि ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, है ना। अब बात करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इतना तो यार आप लोग, ये बात तो फिक्स है कि डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, दोनों की इंक्रीज करती है यार, बस क्या है रीजन अलग अलग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन आयंस क्या कर गया था, इंक्रीज कर गया था। ऑलराइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में देखो पहले तो ग्राफ कैसा रहता है, ग्राफ कैसा रहता है। अगेन ग्राफ है रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस लैम्डा एम का। तो क्या ऐसा करके कुछ ग्राफ आता है, ऐसा करके कुछ ग्राफ आता है। देखिए इसको वापस जैसे देखो एक्स एक्सिस में राइट साइड मूव करूंगा, इधर राइट साइड मूव करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। राइट साइड में तो डाइल्यूशन डिक्रीज हो रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे क्या हालत हो रही है ये बताओ। तो डाइल्यूशन इंक्रीज कहाँ होगा, लेफ्ट साइड जब जाएंगे, तो जब लेफ्ट साइड जाएंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी और डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा। तो देखो जैसे जैसे आप ये रहा ओरिजिन, ध्यान से देखो ये रहा ओरिजिन, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो तो आप ओरिजिन के पास जाए जा रहे हो, ओरिजिन के जैसे जैसे पास जाए जा रहे हो तो वो ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, लेकिन वो कभी भी इस वाई एक्सिस, ये ब्लैक वाला पेन है इसको सपोज करो वाई एक्सिस है, इसको कभी भी ऐसे टच नहीं करेगा, ये बस ऐसे चढ़े जा रहा है, इसके क्लोज आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा।
पिछले वाले केस में जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो स्ट्रेट लाइन थी, मैंने उसे एक्सट्रापोलेट करा, बढ़ाया आगे, तो वो वाई एक्सिस को टच कर गया। जिधर भी वाई एक्सिस को टच कर गया तो मैंने उसको क्या बोल दिया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो ग्राफ आ रहा है वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो हम लोग प्रैक्टिकली इस ग्राफ के मेथड के थ्रू वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं, है ना, निकाल ही नहीं सकते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट तो यहीं पे ही आप लोग क्लियर कर लीजिए कि लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, है ना। एक्सपेरिमेंटली हम लोग लैम्डा एम इंफिनिटी या फिर लैम्डा एम जीरो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। जहां वाई एक्सिस पे करता है वहीं पे तो हम बोलते हैं कि ये लैम्डा एम इंफिनिटी है या फिर लैम्डा एम जीरो है। अब यार वो टच ही नहीं कर रहा है तो हम नहीं बोल पा रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, यहां तक सही चीज है। अच्छा, इतना तो यार हमें पता है कि यार जब डाइल्यूशन हम लोग करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों करती है ये चीज हम लोगों को देखनी है। तो आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में एक लॉ पढ़ा है, ऑसवर्ल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ऑसवर्ल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ये आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा है। क्या लॉ था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of a weak electrolyte, it is inversely proportional to under root of square of concentration, under root of concentration, inversely proportional। ये था, ये क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बताओ, ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, ये ऑसवर्ल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये क्या है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। अब जैसे ही अगर कॉन्सेंट्रेशन आप जीरो की तरफ लेके जा रहे हो, या फिर इसको ऐसे समझो कि सपोज करो कॉन्सेंट्रेशन को आप कम कर रहे हो, इस सी को आप कम कर रहे हो, तो अल्फा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अल्फा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर रहा है। देखो यार, सी कम होने का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हो। हम लोगों को यही तो पढ़ना है कि डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी का क्या हो रहा है, कैसे इंक्रीज कर रही है वो। तो डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम कर रहे हो, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ आयंस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। टूट रहा है ना यार वीक इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ आयंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके जो लैम्डा एम है वो इंक्रीज करेगी, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होएगी। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में है ना, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन बिकॉज, ये क्यों हो रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में क्या हो रहा था, क्योंकि जो आपके आयंस थे, कैटायन और एनायन, वो दूर दूर जा रहे थे, तो वो फ्रीली मूव कर सकते थे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में भी डाइल्यूशन पे लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है, बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंक्रीजेस and therefore more ions are produced, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, तो आपका कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना। देखो यार, ये आप लोगों का डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ज्यादा आयंस हो रहे हैं तो हम लोग वो वाला फैक्टर लगा सकते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो हिंड्रेंस हो जाएगी। देखो यार, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, 1%, 2%, 3% डिसोसिएट होता है। तो यार आपको कंडक्टिविटी के लिए आयंस तो चाहिए,
है ना। तो जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हो तो आयंस थोड़े 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 यार ज़्यादा बनने स्टार्ट होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में, और जैसे धीरे 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 आपके आयंस बढ़ते जाएंगे तो एक लिमिट तक आपकी मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती जाती है। देखो यार, बोलने की बात ये है दोनों में, पहले तो हम लोगों ने एक सीधे सीधी ये एक स्टेटमेंट ये बोल दिया था कि यार मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है डाइल्यूशन में, मोलर ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों ही केसेस में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या रीजन है कि यार जो आयंस थे वो दूर दूर हो गए थे, तो हम लोग आयंस फ्रीली मूव कर रहे थे तो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही थी, और यहाँ पे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। वीक में हम नहीं निकाल सकते, और वीक में जो कंडक्टेंस या फिर जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा टूट रहे हैं तो वो अब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? रीजन क्लियर होने चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये रीजन ही आपसे सवालों में कन्वर्ट करके पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो यार, अब आपका कुछ लॉज हैं इसमें, इसी के ही कुछ लॉज हैं आपका पहला लॉ है कॉलरॉश लॉ। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही ये सारे के सारे लॉज हैं, और इन्हीं लॉज की इस पर्टिकुलर लॉ की वजह से ही हम लोग कुछ चीजें और अच्छे से फाइंड कर पाएंगे। देखो कॉलरॉश लॉ सीधा सीधा क्या होता है, स्टेटमेंट हम लोग नहीं जा रहे हैं, ये देखिए क्या रहता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो लैम्डा मतलब मोलर कंडक्टिविटी हो या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी की भी, ए बी कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट मान लिया है मैंने, किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा ए प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा बी माइनस इनफाइनाइट। ए बी क्या है, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब बेसिकली आप जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है या फिर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ना, उनको आप इंडिविजुअली तोड़ दीजिए आयंस में, तो अगर किसी भी आपको इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालनी है, चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, तो वो क्या होगी, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर आयंस, सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ देयर आयंस। ठीक है, ये रहता है कॉलरॉश लॉ। कब लगता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लगता है ये। अभी क्वेश्चन देखेंगे इसके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लगता है ये पर्टिकुलर लॉ, है ना। अब देखिए जैसे मैं बात करूं देखिए जैसे हम बात करें, सपोज करो हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, कुछ आपको आयंस दिखाता हूं। जैसे मोलर कंडक्टिविटी किसकी बात कर रहे हैं, सपोज करो NaCl की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी, Na प्लस की, प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी, Cl माइनस की। उसके आयंस में तोड़ दीजिए आप। जैसे मोलर कंडक्टिविटी, अगेन मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं, सपोज करो मैंने लिया BaCl2, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी किसकी, Ba+2 की, प्लस देखो BaCl2 टूटेगा तो कैसे टूटेगा, बेरियम +2 प्लस 2 क्लोरीन माइनस आएंगे ना, तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो दोनों की वजह से रहेगी, दोनों क्लोरीन की वजह से रहेगी, तो यहां पे क्या आएगा, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड माइनस आयन। अरे बात समझ में। ऐसे ही लैम्डा इन्फिनिटी, सपोज करो Al2SO4 होल थ्राइस है ना। अब ये कोई हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, अब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Al2SO4 होल थ्राइस, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, एल्यूमिनियम +3 में इसके 2 बनेंगे, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 आयंस बनेंगे, प्लस सल्फेट बनेगा, कितने आयंस बनेंगे सल्फेट के, 3 बनेंगे, करेक्ट। तो ये क्या होगा, देखो लैम्डा एम इनफाइनाइट एल्यूमिनियम +3 का इंटू 2 करोगे आप, प्लस 3 इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ सल्फेट, क्लियर। तो ये हो गया। अब जैसे आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, अब इन्हीं सॉल्ट की मैं अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिखाऊं, तो जैसे लैम्डा ई इनफाइनाइट किसका, NaCl का। अब देखो यार, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जहां पे भी यार इक्विवेलेंट आ जाते हैं ना, तो वहां पे यार हम लोग स्टोशियोमेट्री का
स्टोशियोमेट्री का यूज़ नहीं लेते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, तो यार मैंने वो आप लोगों को जब पढ़ाया था तो ये बोला था कि इस लॉ को आप विदाउट बैलेंसिंग योर इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आपको स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं पता है उसके बाद भी आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट जहाँ पे आ जाते हैं, नॉर्मेलिटी जहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे ये थोड़े बेनिफिट हो जाते हैं। तो जैसे देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl की, ये क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na प्लस की प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Cl माइनस की, ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सपोज करो BaCl2 की है, तो इसको क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑफ बेरियम प्लस 2 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑफ क्लोरीन माइनस। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, इक्विवेलेंस में हम लोगों को नीड नहीं होती है स्टोशियोमेट्री की, इसमें आप बस सिंपली आयंस में तोड़ दीजिए। मोलर कंडक्टिविटी में आप मल्टीप्लाई करोगे लेकिन इक्विवेलेंट में आप नहीं करोगे। ऐसे ही लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट Al2 SO4 होल थ्राइस, इसको लिखो तो क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट, ये लिखोगे बस। आप कोई भी स्टोशियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करना है इक्विवेलेंट्स के केस में। क्लियर है ये चीज? करें क्वेश्चन 1-2, चलो भैया करो क्वेश्चन है, आपको निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Al2SO4 होल थ्राइस, इसकी आपको निकालनी है। और आपको क्या क्या दे रखा है, लैम्डा m इनफाइनाइट एल्यूमिनियम प्लस 3 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 300 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखा है। लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट, इसकी भी वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको पूछ रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी Al2SO4 होल थ्राइस की। लिखो, आराम से वीडियो पॉज करो, डिफिकल्ट नहीं लगनी चाहिए यार चीजें, है ना। और अगर अभी लग भी रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे यार और प्रैक्टिस करोगे आप लोग, आप इसमें और ज़्यादा कंफर्टेबल होते जाओगे, और ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल आप होते जाओगे। ठीक है, करिए आराम से आप अटेम्प्ट इसको। देखो कैसे होगा, आप इसको ये लिख सकते हो, ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे पूछी है Al2SO4 होल थ्राइस की, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो एक सेकेंड, इसको लिख सकते हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑफ सल्फेट, है ना। ये आप लिख सकते हो, स्टोशियोमेट्री का तो कोई लेना ही देना ही नहीं। अब हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर इज व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी। तो यार वो डाइल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया तो उस पर भी तो वैलिड रहेगा, बिल्कुल वैलिड रहेगा। तो अगर आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन की निकालनी है, सपोज करो एल्यूमिनियम प्लस 3 की, तो क्या आएगी ये, लैम्डा m इनफाइनाइट एल्यूमिनियम प्लस 3 का अपॉन n फैक्टर एल्यूमिनियम प्लस 3 का। देखो लैम्डा m इन्फिनिटी एल्यूमिनियम प्लस 3 की कितनी वैल्यू दे रखी है, 300, n फैक्टर एल्यूमिनियम प्लस 3 का 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। ऐसे ही अगर आपको लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन सल्फेट की निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सल्फेट की अपॉन इसका n फैक्टर। तो देखो इसकी वैल्यू अगेन कितनी दे रखी है, 200, n फैक्टर कितना रहेगा, जो भी चार्ज है, कितना चार्ज है 2, तो क्या आ गया 100 आ गई ना वैल्यू। अब कुछ नहीं यार, ये दोनों जो वैल्यूज हैं यहाँ पे डाल दो। एल्यूमिनियम का कितना आ रहा था 100, और इसका भी कितना आ रहा था, इसका भी कितना है आपका 100 है। तो सीधे सीधा आंसर क्या आता, आंसर कितना आ रहा है इसका 200। यूनिट क्या रहती है, यूनिट क्या रहेगी, ये देखो यूनिट रहेगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। करेक्ट।
है ना। तो ये अप्रोच आपको बिल्कुल यूज करनी पड़ेगी। मैंने बोला ही था कि यार ये वाला जो रिलेशन है इसको आप लोगों को ध्यान देना है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है, करेक्ट। ठीक है, तो ये होता है यार कॉलरश लॉ, ये होता है कॉलरश लॉ। अब यार इसके क्या एप्लीकेशंस हैं देखिए, अब इसके क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरश लॉ, इसके क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरश लॉ। ठीक है, तो पहला है ये, इट इज यूज्ड टू फाइंड लैम्डा एम इनफाइनाइट, या फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो यार थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने क्या बोल दिया था कि यार देखो, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका ग्राफ तो यार कुछ ऐसा है, इनका ग्राफ ऐसा है। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है ना, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाती है तो ये बिल्कुल वाई एक्सिस के करीब हो जाता है पर कभी टच नहीं करता। तो मैंने क्या लिख दिया था कि यार एक्सपेरिमेंटली आप लोग लैम्डा एम इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की नहीं निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन कॉलरश लॉ हम लोगों को ये बेनिफिट देता है कि आप लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे यार, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। बोल रहा है कैलकुलेट, इसके यार क्वेश्चन आप लोगों को मॉड्यूल्स में भी मिल जाएंगे, अगर आप कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। बोल रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी CH3COH की आपको बतानी है। CH3COH क्या है? एक वीक एसिड है, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इसके आपको मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बतानी है। वैल्यू क्या क्या दे रखी है? मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl की दे रखी है, कितनी? 200 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COONa की दे रखी है 150 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HCl की भी दे रखी है 300 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक बात यार याद रखना, जो मैंने कॉलरश लॉ पढ़ाया है यहाँ पे, ये जो आपका कॉलरश लॉ है कि यार इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आप उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटीज में तोड़ सकते हो। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज वैलिड फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए ही ये वैलिड है। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दोनों के लिए वैलिड है यार, ये कॉलरश लॉ दोनों के लिए वैलिड है। ऑलराइट, चलो अब ये रहा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, इसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये आपको डेटा दे रखा है। कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सोचो। हिंट मैं देता हूं, जैसे NaCl का दे रखा है तो उसको तोड़ दो Na+ और Cl- में। CH3CON का दे रखा है तो उसको भी तोड़ दो, HCl को भी तोड़ दो। और CH3COH को पूछा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उसको भी तो तोड़ सकते हैं। बच्चा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, सबको आप उनके आयंस में तोड़ सकते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। अब जो पूछा है और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे कोशिश करिए आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में भी मिलते हैं कि जहां पे आपको एक इक्वेशन के बारे में पूछा होता है, 2-3 इक्वेशन आपको दे रखी होती है, तो आपको ऐड करनी पड़ती हैं चीज़ें, माइनस करनी पड़ती हैं ताकि हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाए। ऐसे इक्वेशन करते थे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, हम लोगों ने करे हैं ऐसे क्वेश्चन। सेम सा ही टॉपिक यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे? जैसे देखो आपको दे रखा है लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl का, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? लैम्डा एम इन्फिनिटी Na+ का प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl- का, ये लिख सकता हूँ बिल्कुल। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 200। यूनिट अभी छोड़ दो, यूनिट बाद में लिख लेंगे यार। ठीक है, और क्या दे रखा है? लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COONa, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा एम इनफाइनाइट
CH3COO माइनस, इसके आप आयंस में तोड़ दो, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 150, और लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl का ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट H प्लस का प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl माइनस का, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, करेक्ट। तो सपोज करो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COH का। तो इनफाइनाइट में, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में तो आप सबको तोड़ दो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, CH3COO माइनस का प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस का, करेक्ट। सपोज करो दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। तो आप लोगों को यार फोर्थ इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ अ गिवन 1, 2 एंड 3। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, सोचो। कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ आपको चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, कैसे आप पहुंचोगे आपके फोर्थ इक्वेशन तक विद द हेल्प ऑफ गिवन 3। यस, कैसे करोगे, देखो यार, हम लोगों को ये चीज तो चाहिए, बिल्कुल ये चीज चाहिए, और हम लोगों को ये भी चीज चाहिए, CH3CO माइनस और H प्लस Na की तो चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, Cl माइनस नहीं चाहिए और Na प्लस भी नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, 2 और 3 को ऐड करो, 2 प्लस 3 को ऐड करो। तो 2 प्लस 3 को ऐड करोगे तो चीजें ऐड हो जाएंगी, और अब 1 से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 1 से माइनस कर दोगे तो ये Na प्लस और ये Cl माइनस, इन दोनों को कैंसिल कर देगा, और आपके पास केवल और केवल क्या बचेगा, जो आपके पास रिक्वायर्ड था, CH3CO माइनस और H प्लस रिक्वायर्ड था, वही बचेगा। Na प्लस और Cl माइनस तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएंगे। तो आप अगर आप जो ऑपरेशन आप यहां करते हो ना, वही ऑपरेशन आप इनकी मोलर कंडक्टिविटीज के साथ भी करिए। तो 2 और 3 को ऐड करा है तो 150 प्लस 300, ठीक है, और माइनस फर्स्ट कर रहे हो, माइनस क्या कर रहे हो, 200, करेक्ट। तो 450 से 200 गया तो 250 बचेगा फोर्थ का, और यूनिट क्या रहेगी, यूनिट जो सबकी है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो कॉलरॉश, ये सारी जो आप तीनों इक्वेशन ऐसे तोड़ पाए हो, किसकी हेल्प से तोड़ पाए हो, कॉलरॉश लॉ की वजह से ही तो तोड़ पाए हो। तो कॉलरॉश लॉ हम लोगों को जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे CH3COH, उसकी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालने में हेल्प कर सकता है। ऑलराइट, देखो यार, चीजें टफ नहीं है। हो सकता है यार इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एकदम से यार टफ लगने लग गया हो, है ना। चीज़ें टफ नहीं हैं, चीज़ें थोड़ी सी फेमिलियर नहीं है आपके हिसाब से। आप लोग अब तक क्या पढ़ते हुए आए हो, मेटालिक कंडक्टर्स पढ़ते हुए आए हो, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ रहे हैं। तो इसलिए नए नए टर्म्स आ रहे हैं, कंडक्टेंस आया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, फिर आपका मोलर कंडक्टिविटीज, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज, फिर कॉलरॉश लॉ। तो टर्म्स नए हैं आपके लिए, तो आपको क्या करना है यार, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इन सब टर्मिनोलॉजी से कंफर्टेबल होगे, उतना ज़्यादा यार आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, है ना। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप लोग ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल होते जाओगे, बिल्कुल होते जाओगे, ठीक है। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन था। इट इज यूज्ड टू फाइंड लैम्डा एम इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा रहता है जो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉलरॉश लॉ। कैसे, जैसे सपोज करो ए बी मैंने कोई लिया, ए बी क्या है, हम ले रहे हैं ए बी इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही क्या बनता है, इक्विलिब्रियम बनता है, A प्लस
बी माइनस में, ये आपका बन गया इक्विलिब्रियम। करेक्ट। क्या होता है, सपोज करो इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन c लेके आए, ये तो इनिशियली कुछ भी नहीं होंगे, ये तो इनिशियली कुछ भी नहीं होंगे। वक्त के साथ क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ए बी टूटना स्टार्ट करेगा, डिसोसिएट करना स्टार्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस सी एल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी एल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी एल्फा हो जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा, जैसे जैसे ही यार ये आपके आयंस ए प्लस और बी माइनस, जैसे जैसे यार ये बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपका ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटता जाएगा तो ए प्लस और बी माइनस इंक्रीज करते जाएंगे, ए प्लस और बी माइनस इंक्रीज करते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे करती थी, जब आपके वो ज़्यादा टूटते थे, ज़्यादा डिग्री डिसोसिएट होते थे, तो जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा एम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है, एल्फा के। एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ज्यादा पार्टिकल्स आते जाएंगे, ज्यादा पार्टिकल्स आते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर दी जाएगी। तो लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अगर मैं बात करूं, आपने मान लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया आपने, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ऑसवर्ड्स लॉ और भी क्या बोलता था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जाएगा। जैसे देखो ऑसवर्ड्स लॉ की तरफ चलो, आप देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को। ऑसवर्ड्स लॉ ये रहा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब आप C को जीरो लेके जा रहे हो, C को कहां लेके जा रहे हो, जीरो लेके जा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन को जीरो लेके जा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन को जीरो लेके जाते हो तो एल्फा कहां जाता है, C अपनी जा रहा है मिनिमम वैल्यू, तो एल्फा क्या जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू। एल्फा अप्रोच करने लग जाता है 1 को, और एल्फा 1 किसका होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है हम लोगों ने, एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या रहता है, 1 रहता है। करेक्ट। तो देखो किधर गया, यस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एल्फा कहां जाएगा आपका, एल्फा कहां जाएगा, 1 की तरफ जाएगा, तो C माइनस C हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C, ये क्या हो जाएगा C। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैं क्या बोल सकता हूं, इसे लैम्डा एम इन्फिनिटी बोल सकता हूं। और एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कहां जा चुका है, 1 की तरफ जा चुका है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या चलेगा, 1 चलेगा। अब है ना, आप क्या करो, जैसे ये आपकी पहली चीज है, ये आपकी दूसरी चीज है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे तो एल्फा अपॉन 1 आ रहा है, तो सीधा सीधा एल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस तरीके से निकाल सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उससे आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हो, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। क्लियर है। तो ये एक और एप्लीकेशन है कोलरॉश लॉ का। ठीक है, तो हालांकि यार ये वाला एप्लीकेशन यार इतना कोई काम नहीं आता है, इतने क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं, और अगर आएगा तो भी यार कुछ नहीं, बस अल्फा पूछेगा तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। करेक्ट। तो देखो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने कंडक्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में देखा है, थ्योरी देखी है कि यार कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डेफिनेशंस देखी हैं, उनके फॉर्मूलेज देखे हैं, कैसे वो वेरी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। करेक्ट। अब देखो यार, एक लास्ट टॉपिक बचा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कुछ कमर्शियल सेल्स, जो कमर्शियली यूज्ड सेल्स होती हैं, बैटरीज होती है, उनके बारे में पढ़ना है। तो उनके बारे में हम लोग प्योरली एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। प्योरली मैं यार आप लोगों को एनसीईआरटी में बता दूंगा कि यार ये देखो ऐसे हो रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि यार वो बहुत ही प्योर थ्योरेटिकल है और वो एनसीईआरटी से ही आपका बेस्ट रहेगा, वहीं से ही आपके सवाल भी बनेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा छोटा वीडियो बनाएंगे और उसमें मैं आप लोगों को वो चीज़ कवर करवा दूंगा जो आपके कमर्शियली यूज्ड सेल्स होते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, पढ़ते रहो जोर और शोर से, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।